तो सर, नीतीश कुमार के जाने से क्या तेजस्वी यादव हीरो बनकर उभरेंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे क्राइसिस में एज ए राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे आज के डेट में तेजस्वी से बड़ा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं दिखाई देता। लेकिन नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के मेन अगुवाकार के तौर पर सामने आ रहे थे। उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात उठ रही थी। हास्यास्पद ये है कि ये शादी तय किसने की? नीतीश ने। बाराती वेन्यू नीतीश ने तय किया। दिखाई भी तो नीतीश कुमार ने पटना में जून में कराई सर। सारा सगाई भी उसने करवाई, सब कुछ करवाया। अब शादी के अंतिम समय फूफा बन के फुला के बैठे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है, ये अभी तो आपके नखरे झेल लेंगे। जब फिर से 2024 में अपने बलबूते पे सत्ता पे आएंगे, उसके बाद नीतीश का क्या हश्र करेंगे? जो आदमी कहता है कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, इसका मतलब उसके पूरे चांसेस है जाने के, तो जाने दीजिए उसको। वो मजबूरी में भी आपके साथ भी रहा तो मजबूरी में रहना। सर्वोच्च न्यायालय तक जिसने रगड़ा आपको जनगणना, जातीय जनगणना के लिए, उसका क्रेडिट किस मुंह से लेंगे आप कि मैंने जातीय जनगणना की? कैसी की आपने? जिसने आपको कोर्ट तक खींचा, वो आदमी आज उसके गोद में बैठ के आप कैसे कह सकते कि मैंने जातीय जनगणना की? बीजेपी की हालत बुरी है। ये जो अब की बार 400 पार का नारा है, ये खोखला नारा है जी। उनको 272 के लाले पड़े हुए हैं। 272 भी अपने बलबूते पे नहीं ला पा रहे, इसलिए वो नीतीश की हर बात मानने को तैयार है और नीतीश को साथ में लेने को तैयार है। बीजेपी अपने बलबूते पे ही बिहार में कुछ कर सकती है। बीजेपी जब तक नीतीश कुमार के साथ जाएगी, वो नीतीश कुमार की सिस्टर कंसर्न कहलाएगी और कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए वो नीतीश का साथ भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद भी चाहते हैं। और नीतीश को पता है वो मुख्यमंत्री पद हटते से ही नीतीश जीरो हो जाएंगे। नमस्कार, किसी भी समय नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। बिहार में भयंकर राजनीतिक यू टर्न हो गया है। बिहार में भयंकर भगदड़ मची हुई है और इस भगदड़ पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में भयंकर भगदड़ मची हुई है सर, भूचाल आ गया है, भूचाल। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए के दामन थामते हैं तो उनका स्वयं का नुकसान होगा कि फायदा होगा? नहीं, बिहार में तो उनका नुकसान होगा। देखिए, जहां तक वोट बैंक है, बिहार में उनके पास एक फिक्स वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे या बिहार के स्तर पे भी जो क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का जो संकट है उनके साथ, जो लगातार, उस संकट में और चार पॉइंट और जुड़ जाएंगे और वो घोर संकट हो जाएगा। मुझे याद है कि जब वो पहली बार बीजेपी को छोड़ के जब वो आरजेडी के साथ सरकार बना के एक इंडिया गठबंधन की जो रूपरेखा लेके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्रयास भी उन्हीं का था। पहले तो यूपीए ऑलरेडी था, लेकिन एक बड़ा, इसलिए उनने ममता जी उनने बात की थी, अखिलेश जी उनने बात की थी, बाकी लेफ्ट से भी वो बात कर रहे थे। तो जब दिल्ली आए तो एक वरिष्ठ वामपंथी नेता के यहाँ जब बात हुई उनकी, तो वामपंथी नेता को उन्होंने कहा कि हमको सबको एक होना ही है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आई अंडरस्टैंड यूर कंसर्न, बट द क्रेडिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। आपके साथ क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो बिहार के क्राइसिस है, हम एक तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखेंगे तो हमें आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, हमें बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा और हमें स्वयं नीतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। नीतीश कुमार का प्रॉब्लम यह है कि नीतीश ने बीजेपी ये बोल के छोड़ी कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती थी। बीजेपी उनकी पार्टी तोड़कर अपने बलबूते पर सरकार बनाना चाहती थी, ये बात भी सच है। क्योंकि नीतीश वहां मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे है जी। जब नीतीश और बीजेडी आरजेडी जब साथ में लड़े तो बराबरी के थे दोनों, तो उसमें नीतीश सीनियर थे, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, सरकार चल रही थी। लेकिन फिर बीजेपी के चक्कर में आके बीजेपी के साथ चले गए। तो बीजेपी ने जब उनके साथ चुनाव लड़ा तो साथ में एलजेपी का एक ऑफशोर खड़ा कर दिया। कई बीजेपी के नेता पासवान के पार्टी में जाके चुनाव लड़े और कुल मिला के बीजेपी का फायदा हुआ और भारी नुकसान नीतीश का हुआ, जो तीसरे नंबर पे आए। फिर नीतीश ने, लेकिन नंबर गेम ऐसा था कि बीजेपी फिर भी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती थी, तो उन्होंने नीतीश के साथ सरकार बनाई और फिर नीतीश को तोड़ने का प्रयास किया, तो नीतीश ने तुरंत आरजेडी का दामन थमा दिया। अब नीतीश को ये बार बार बहुत अपने आप को, उनको लगता है कि मैं क्यों इनके बैसाखियों पे हूं, मैं क्यों अपने बलबूते पे नहीं। वो अपने बलबूते पे सरकार में रहना चाहते हैं। इसके लिए वो विधानसभा डिसॉल्व करना चाहते हैं कि विधानसभा डिसॉल्व हो जाए और लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए, तो लोकसभा में आरजेडी और हम मिलकर एक अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे ही, लेकिन विधानसभा में भी मैं आरजेडी के साथ बराबरी में रहूंगा। तो फिर अगला मुख्यमंत्री मैं रहूं या कोई भी रहे,
वो मैं किसी के मर्जी पे नहीं हूं, मेरा भी डिक्टेटिंग टर्म चलेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के और आरजेडी के कई विधायक ऐसे हैं कि जो 1.5 साल पहले विधानसभा नहीं भंग करना चाहते। कईयों को वापस आने का भी संकट है, कईयों को कई टाइप के संकट है। तो कुल मिलाकर आरजेडी का भी ये कहना है कि सपोज विधानसभा भंग करते हैं, क्या गारंटी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाएगी चुनाव आयोग जिस हिसाब से सरकार के हाथ में खेल रहा है, उससे ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है कि बीजेपी को साइड में रखते हुए वो नीतीश की बात सुने, और बीजेपी ऐसे टाइम पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और बीजेपी अपना हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल। ये सारा अच्छा, इसी के बीच में तो सर नीतीश कुमार के जाने से क्या तेजस्वी यादव हीरो बनकर उभरेंगे क्या? मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे क्राइसिस में एज ए राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे आज के डेट में तेजस्वी से बड़ा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं दिखाई देता जी। आप ममता में देखिए, ममता बहुत उफान पे है, तुरंत रिएक्ट कर देती है। आप स्टैलिन को देखिए, आप तमाम युवा नेताओं को देखिए, आप अखिलेश को देखिए, क्या मध्य प्रदेश में एकदम उफान पे थे, अखिलेश एकदम एक्टिव हो गए थे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि 79 मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए उनके पास है, विधायक उनके पास है, उसके बाद भी 40-45 विधायकों को समर्थन देके वो मुख्यमंत्री बनवा रहा है। मुख्यमंत्री उनको लताड़ रहा है तो भी चुप है। मुख्यमंत्री रिशफल करके उनके मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो चेंज करता है हर बात में। वो इसके बाद इतना तांडव हुआ, लेकिन आज भी आरजेडी की तरफ से या खासकर तेजस्वी की तरफ से कोई एक शब्द नहीं आया है। उलूल जुलूल किसी तरह के कोई कमेंट सामने नहीं आया। बिल्कुल कोई कमेंट नहीं आया। तेजस्वी के बहन ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, फिर लालू या इनके भी लोगों ने कितना क्या किया, सवाल ही उठता है। तो सर तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं आप अब नीतीश कुमार के जाने के बाद? देखिए, जो मैच्योरिटी वो दिखा रहा है और जो पेशेंस उसके पास है। देखो प्रज्ञा जी, राजनीति में जिसके पास पेशेंस है, देखिए चंद्रशेखर जी के पास पेशेंस थे, वो प्रधानमंत्री बन के निकले हैं, भले ही शॉर्ट टेन्योर के लिए नहीं, लेकिन ठाकुर साहब अपने टसन से जिए, पेशेंस के साथ जिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप बार बार कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका मतदाता भी देखेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद बीजेपी में एक लगातार बीजेपी में अंदर से एक गुट ये कह रहा है कि बीजेपी अपने बलबूते पे ही बिहार में कुछ कर सकती है। बीजेपी जब तक नीतीश कुमार के साथ जाएगी वो नीतीश कुमार की सिस्टर कंसर्न कहलाएगी और कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए वो नीतीश का साथ भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद भी चाहते हैं, और नीतीश को पता है वो मुख्यमंत्री पद हटते से ही नीतीश जीरो हो जाएंगे। तो ये पूरे खेले में अब तो सर इसमें दो बातें हैं। नीतीश कुमार का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर बार मुख्यमंत्री बने रहे हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हर राज्य में, जिस भी राज्य जाती है उस राज्य में चाहती है कि खुद का मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज हो पाएंगी? यही तो है। इसीलिए तो अब ये सुनने में आया है कि भाई बीजेपी फिर अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे 28 तारीख को, जो एक चैनल का ब्रेक है, और उसके बाद उसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे। तो सुशील कुमार मोदी की नजदीकी देखते हुए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश की दोस्ती देखते हुए ही सुशील कुमार मोदी को डंप किया था बीजेपी के आला नेताओं ने, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि सुशील कुमार मोदी के रहते हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नीतीश के गोद में जाके बैठते। इसलिए सुशील कुमार मोदी को बिल्कुल रिटायर कर दिया, साइड पे पटक दिया था। अब यदि मोदी को फिर से उप मुख्यमंत्री बन के लाना चाहते, इसका मतलब बीजेपी की हालत बुरी है। ये जो अब की बार 400 पार का नारा है, ये खोखला नारा है जी। उनको 272 के लाले पड़े हुए हैं, 272 भी अपने बलबूते पे नहीं ला पा रहे, इसलिए वो नीतीश की हर बात मानने को तैयार है और नीतीश को साथ में लेने को तैयार है, क्योंकि उनको अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहिए। 230, 220 जो हम कह रहे हैं, यदि इस पे बीजेपी आती है तो फिर नरेंद्र मोदी मुख्य प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल है। इसलिए वो सारे नखरे झेल रहे हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है, ये अभी तो आपके नखरे झेल लेंगे। जब फिर से 2024 में अपने बलबूते पे सत्ता पे आएंगे, उसके बाद नीतीश का क्या हश्र करेंगे वो। तो सर क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म कर देगी? क्यों नहीं करेगी? यदि कल फिर से 2024 में वो जीत के आते अपने बलबूते पे, और नीतीश की 20 सीटें भी आती है लोकसभा की और उनकी जरूरत नहीं पड़ती उस 20 सीटों की, तो फिर बिहार में अपनी पार्टी क्यों नहीं ताकत से उभारेंगे वो?
जो ताकत वो महाराष्ट्र में ढूंढ रहे हैं कि सबको तोड़ो और अपने अपने बलबूते पे आ जाओ। जो राज्य, खासकर महाराष्ट्र, पंजाब, ये राज्य है जहां उनको जगह चाहिए। बिहार में उनको किसी के भरोसे नहीं चाहिए, अपने बलबूते पे चाहिए। आसाम वो किसी के भरोसे गए थे, आसाम गणतंत्र परिषद, और फिर अपने बलबूते पे आ गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पे चढ़ के गए थे, अपने बलबूते पे आ गए। जनता दल यूनाइटेड पे उन्होंने हाथ इसलिए रखा, जनता दल सेक्युलर में इसलिए हाथ रखा कि कर्नाटक का जो ओल्ड मैसूर का जो बेल्ट है, उस बेल्ट में ही उनको यदि खत्म करते तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा एसेट हो जाएगा, क्योंकि कोस्टल में तो बीजेपी है। यदि मैसूर में आ गई तो बीजेपी को एज हो जाएगा आने वाले समय में। इसलिए ये टाइप करने लगातार ये टाइप करते हैं। जिन्होंने इस टाइप को समझा वो जल्दी हो गए। अब नीतीश बाबू ने इस टाइप को समझा, नीतीश को लगा कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। नीतीश जब आरजेडी के साथ गए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी के साथ गए तो प्रदर्शन खराब हो गया। एक चुनाव ऐसा भी हुआ कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिली और नीतीश ने किसी के साथ जाने से मना किया। उसके बाद तुरंत चुनाव हुए, उस चुनाव में नीतीश जो थे उसमें से वंतिया ही रह गए। तो ये नीतीश की क्या मजबूरी है, या नीतीश का ईगो इतना हावी हो गया है, या नीतीश 24 घंटे अविश्वास के वलय में, मतलब एक फोबिया है। आपको क्या मजबूरी लग रही है सर आपको? क्योंकि नीतीश का तो नुकसान है, ये बात नीतीश कुमार बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए छोड़ करके आए थे दोबारा से। नीतीश 24 घंटे डर रहे हैं विश्वासघात से, क्योंकि उन्होंने 10 बार पलटी मारी है, तो उन्हें हमेशा दूसरे भी पलटी मारते हुए दिखाई देते सपने में। इसलिए जब बीजेपी के साथ थे तो उनको 24 घंटे लगता था बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है। आरजेडी के साथ है तो उनको लगता है आरजेडी मेरी पार्टी तोड़ रही है। ये लगातार डर उनका है। ये डर इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि लोग दगा देके जाते हैं, और दगा देके जाते हैं इसलिए वो विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार दगा दिया है। जो आदमी स्वयं करता है उसको लगता है बाकी लोग भी यही करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के मेन अगुवाकार के तौर पर सामने आ रहे थे, उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात उठ रही थी। हास्यास्पद ये है कि ये शादी तय किसने की? नीतीश ने। बाराती वेन्यू नीतीश ने तय किया। दिखाई भी तो नीतीश कुमार ने पटना में जून में कराई सर। सारा सगाई भी उसने करवाई, सब कुछ करवाया। अब शादी के अंतिम समय फूफा बन के मुंह फुला के बैठे। आपने ममता को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने अखिलेश को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने शरद यादव को, शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लिया, सबका कुनबा बनाया। पहली मीटिंग आपने आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस के साथ प्लेटफॉर्म पे बिठाया। सबने मिलकर आपको संयोजक बनाने का प्रयास किया। आपको संयोजक भी नहीं बनना था। क्यों नहीं बनना था मुझे समझ के परे है। अब मुझे किसी एक बहुत जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ने, जो बड़े नजदीकी है, मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। रात को मेरी करीब करीब 1-1.15 बजे बात हुई उनसे। मैंने क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि देखिए अशोक जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि सोनिया गांधी यदि इंडिया अलायंस के अध्यक्ष होती तो उनके नीचे नीतीश जी कन्वीनर बन सकते थे, लेकिन खड़गे नीतीश के स्ट्रेचर के नहीं है। तो मैंने बोला आप ये बात आपको मुंह फुला के बोलने के बजाय सोनिया जी से मिलकर कर लेना चाहिए कि सोनिया जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं कन्वीनर नहीं बन सकता खड़गे के अंदर, आप बन जाइए अध्यक्ष, मैं कन्वीनर बनने को तैयार हूं। तो मैंने बोला वो लिपापोती भी हो जाती। लेकिन आप मैसेजिंग नहीं कर रहे हैं और आप लगातार दूसरे कैंप में खेल रहे हैं। और दूसरी बात क्या होती है प्रज्ञा जी, जैसे आप भी एडिटोरियल देखते हैं आपके चैनल का, जब तय होता है कि आज काय पे स्टोरी करना है तो कुछ लोग एक ऐसी, आप कोई भी स्टोरी बताओ, बोलते हैं नहीं इसमें तकलीफ हो जाएगी, अरे ये चलेगी नहीं, ये तो जो डिसीजन वाला होता है उसको सब कुछ सुन के अपने मन की करनी होती है। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, केसी त्यागी जैसे एडवाइजर है उनके। केसी त्यागी का एक पैर बीजेपी में होता है। बिल्कुल होता है। उनके बेटे का बीजेपी के नेताओं के साथ कैसे संबंध है और उनके परिवार का क्या संबंध है सब जानते हैं। अब ऐसे एडवाइजर यदि आपके होंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? वहां पे आप यदि इसमें आ जाए यूपी में तो अखिलेश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जब अखिलेश जी को स्ट्रांग स्टैंड लेते हैं तो फिर राम गोपाल जी बता देते हैं कि अरे नहीं इस पर ईडी का प्रॉब्लम हो जाएगा। सर अखिलेश जी से याद आया, अखिलेश जी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को तत्परता दिखानी चाहिए थी, कांग्रेस ने तत्परता नहीं दिखाई। तो किस तरह की तत्परता दिखानी चाहिए थी कांग्रेस को?
कांग्रेस बिहार में कहां है मुझे बताइए। चलो टोटल 19 विधायक हैं, कांग्रेस क्या तत्परता दिखाएगी? कांग्रेस ये बोलेगी हम नीतीश के साथ है, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। कांग्रेस ने कन्वीनर पद भी दिया, यदि इनको अध्यक्ष पद चाहिए तो ये बोले कांग्रेस को कि मुझे अध्यक्ष बनाए दे। आप बोलो तो सही, जैसा आपने इंडिया गठबंधन के लिए हर एक को कन्विंस किया। इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट और ये पूरा ये कुनबा इकट्ठा करने में नीतीश का ही रोल रहा है। जब आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, जब आपने इतना जो इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया, तो जब आपके ग्रीवेंसेस है तो आप बोलिए ना सीधा। आपको नहीं बोलना है, आप लेफ्ट को बोलिए, आपको लेफ्ट के साथ अच्छे संबंध है। आप बोलने को तैयार नहीं है, आप हिंट देने को तैयार नहीं है। सर राज्यपाल बीजेपी के हैं और स्पीकर आरजेडी के हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राज्यपाल वर्तमान 2014 के बाद राज्यपालों की जो रोल है वो हमने महाराष्ट्र में बेहतरीन देखा है कि राज्यपाल ने जब जरूरत नहीं थी, मुझे राज्यपाल कितना इलीगल काम कर सकता है ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, हम नहीं कह रहे। लेकिन फिर मामले उलझते जाते हैं न्यायपालिका में, तब तक समय निकल जाता है जी। महाराष्ट्र में 2.5 साल पूरे हो जाएंगे और पूरे होने के बाद पता पड़ेगा कि ये सरकार गलत थी। लेकिन जो 2.5 साल चक्र, तो अपन समय का चक्र तो पीछे नहीं बुला सकते ना। 2.5 साल तो महाराष्ट्र की जनता ने इलीगल सरकार झेली। तो वर्तमान में गवर्नर का रोल क्या होगा, स्पीकर का रोल क्या होगा, बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि यदि मुझे जितना मैं समझता हूँ और मुझे जो मेरी समझ से मुझे लगता है, यदि नीतीश जाते हैं बीजेपी के साथ तो आरजेडी ने सरकार बनने देनी चाहिए, नीतीश की सरकार बनने देनी चाहिए। फिर बीजेपी पूरे देश में जवाब देगी कि बिहार में जातीय जनगणना के लिए आप साथ हैं, यहां क्यों नहीं। बिहार में गरीबों को 2 लाख रुपए दे रहे हो, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार कह रही है। तो सर नीतीश कुमार के लिए आसान क्या रहेगा? विधानसभा भंग करना आसान ज्यादा होगा या तो फिर इस्तीफा देना ज्यादा आसान कहीं होगा? ना कहीं नीतीश कुमार को आरजेडी पे विश्वास रखना होगा। जो बड़ी पार्टी होते हुए भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री पद लिया, आपने उनको पूछे बगैर रिशफल किया, उनके अच्छे लोगों के मंत्रिमंडल से मतलब मंत्री पद दूसरे छोटे मंत्री मंत्रालय दे दिए उनको, तो भी वो चुप है। वो और कितना कोऑपरेट करेंगे? एक कोई लिमिट होती है। आपने परिवारवाद पे भाषण दिया, आपने इतना लंबा चौड़ा परिवारवाद पे भाषण दिया, तो आप क्या है? लेकिन कहा जा रहा है सर आज 5:30 बजे के बाद ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 28 तारीख तो सूत्र बता रहे हैं। मैंने बोला ना कि वो तो फैसला कुछ भी ले सकते हैं। और अभी आरजेडी की जनता दल यूनाइटेड के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अशोक जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब या तो सोनिया जी या सीताराम येचुरी जी, ये 2 ही लोग बचा सकते हैं। तो ये लोग भी देख रहे हैं बचाएंगे किसके लिए। यदि ये आदमी इतना बीजेपी को जाने के लिए उतावला है तो कब तक रोक सकता है? यदि आपका कोई एम्प्लॉय आपको ये कहे कि मुझे दूसरे चैनल पे ज्यादा पैसा मिल रहे हैं, आप मुझे दोगे तो मैं रुक जाऊंगा, तो उसको तुरंत जाने देना चाहिए। क्योंकि वो आपके चैनल के काम करने के प्रति और प्रेम के प्रति, एटमॉस्फेयर के प्रति लॉयल नहीं है, वो पैसे के प्रति लॉयल है। आज आपने उसके पैसे बढ़ा के आपने रोक लिया, कल फिर कोई और पैसा ज्यादा दे देगा तो चला जाएगा। इससे अच्छा कि नया एक आदमी ग्रूम करो। वैसे ही राजनीति में होता है। जो आदमी कहता है कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, इसका मतलब उसके पूरे चांसेस है जाने के, तो जाने दीजिए उसको। वो मजबूरी में भी आपके साथ भी रहा तो मजबूरी में रहना। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव का क्या होगा? उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होगा। तेजस्वी यादव के लिए पूरी जगह खाली है विपक्ष की। और जो राज्य किया उन्होंने, जो डिसीजन लिए, जातिगत जनगणना डिसीजन सिर्फ नीतीश कुमार क्रेडिट नहीं ले सकता है, क्रेडिट आरजेडी को जाएगा। आरजेडी के विधायक ज्यादा थे, 2 लाख रुपए प्रति परिवार जो गए हैं, वो भी आरजेडी का भी उतना ही उसमें से होगा। बीजेपी इसको अपोज कर रही थी जातिगत जनगणना को, वो कैसा क्रेडिट लेगी? नीतीश कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हुए कैसा क्रेडिट लेंगे इस बात का? पेच फंसा है। आपको परसेप्शन की लड़ाई है। आप नीतीश कुमार को गाली देके चुनाव जीतना चाहते हैं या वस्तुस्थिति क्या है ये सामने लाके करना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी का इसमें एक पर्पस सॉल्व हो गया है।
उसे नीतीश को डिस्क्रेडिट करना था, क्योंकि नीतीश जी निर्विवाद रूप से पूरे देश में एक ऐसा व्यक्ति करके उभरे थे जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। सबसे क्लीन, ईमानदार व्यक्ति, गरीबों के लिए सोचने वाले व्यक्ति के रूप में आम आदमी देख रहा था उसको। लेकिन फिर आप उस बीजेपी के साथ जाते हैं जिस बीजेपी ने जो आपने काम किए उसका अपोज किया। सर्वोच्च न्यायालय तक जिसने रगड़ा आपको जनगणना, जातीय जनगणना के लिए, उसका क्रेडिट किस मुंह से लेंगे आप कि मैंने जातीय जनगणना की? कैसी की आपने? जिसने आपको कोर्ट तक खींचा वो आदमी आज उसके गोद में बैठ के आप कैसे कह सकते कि मैंने जातीय जनगणना की? तो ये नीतीश के लिए भी संकट है और ये अपॉर्चुनिटी है आरजेडी के लिए, अपना बेस आगे कर सकती है। कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो भाई अकेले लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान ने कह दिया अकेले लड़ेंगे, अब नीतीश कुमार भी अलग हो रहे हैं, तो क्या ये झटका बहुत बड़ा झटका है क्या इंडिया गठबंधन के लिए? नहीं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यदि आप विधानसभा के चुनाव देखें बंगाल में, तो विधानसभा के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल डाउन होके खेले थे ताकि ममता को मदद हो जाए। ये वस्तुस्थिति है। उसका फायदा क्या हुआ? ममता की चंद सीटें बढ़ी, लेकिन बीजेपी 3 से 73 पे आई। जो बीजेपी की सीट बढ़ी है वो सारा मत ट्रांसफर हुआ है लेफ्ट और कांग्रेस का बीजेपी। जो मतदाता बीजेपी का और लेफ्ट का है वो ममता के साथ नहीं जाएगा वहां पर। तो इसीलिए कई बार अलग अलग लड़के आप मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1 और 1 2 हो जाए और 1 और 1 11 हो जाए। कई बार 1 और 1 0 भी हो जाता है, ये भी होता है जी। ये राजनीतिक समीकरण है। जैसा तो अभी आप पिछली बार 0 देख रहे हैं क्या? तो नहीं, और इंडिया गठबंधन ने एक बात तय हुई थी कि जो जिस राज्य में बड़ा पार्टी है जी। वो तय करेगा गठबंधन। तो बिहार में गठबंधन कांग्रेस नहीं तय करेगी। बिहार में गठबंधन की सीटें कौन कैसा करेगा ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर करेगी। बंगाल में ममता तय करेगी। अब ममता ने बंगाल में 2 सीटें दी कांग्रेस को और कांग्रेस 2 सीटें लेने के तैयार नहीं है, तो बड़ा दिल ममता को दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ममता वहां डिसाइडिंग फैक्टर है। वहां कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की बात क्या है? कांग्रेस को 2 ही तो है, अब 2 भी छोड़ देगी तो कांग्रेस करेगी क्या? 2 सीट तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास है और आपके साथ जाने से यदि कांग्रेस को 2 सीटें भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है तो 2 सीटों के लिए कांग्रेस फिर ये नाटक क्यों करेगी? तो बड़ा दिल किसको दिखाना है? जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, महाराष्ट्र में कोई सीट शेयरिंग का संकट नहीं है क्योंकि वह महाविकास आघाड़ी है। यहाँ पे वर्तमान में यदि आज की स्थिति देखे बिहार में तो सरकार में है कांग्रेस, तो ये तो यहाँ इन दोनों को तय करना है। और जहां कांग्रेस अपने बलबूते पे बड़ी पार्टी है वहां बीजेपी सामने है, वहां सीट शेयरिंग का रोल ही नहीं है। तो सीट शेयरिंग में झगड़ा कहां है? इंडिया गठबंधन में स्टैलिन और कांग्रेस साथ में तमिलनाडु में, उनका सीट शेयरिंग स्टैलिन तय करेगा। लेकिन सर हिंदी बेल्ट आते आते तो कांग्रेस की हालत बड़ी बुरी लग रही है। तो मैंने यही तो कहा कि कांग्रेस को चुनाव अपने फोकस करके लड़ना होगा। कांग्रेस के भरोसे आप मोदी के साथ नहीं लड़ सकते। इंडियन गठबंधन के लोगों को जब मेरी कभी बात होती तो मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस के भरोसे आप मोदी से नहीं लड़ सकते। क्योंकि जिस तरह की ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं कि कांग्रेस को तत्परता दिखानी चाहिए, उस तरीके तो लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जब तक उत्तर प्रदेश आएगी तब तक अखिलेश जी भी कह देंगे कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। नहीं तो मैंने ये अखिलेश का कॉल है ना। भाई मुझे बताइए, यदि मोदी जी रिपीट होते हैं तो नुकसान रीजनल पार्टीज का है। सारे रीजनल पार्टीज की जगह मोदी जी बीजेपी ले रही है। कांग्रेस तो अपनी जगह पे, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है तो वहां कांग्रेस लड़ी रही है, लेकिन कर्नाटक में लड़ रही है। तो फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ? फिर मैंने वही तो कहा, इंडिया गठबंधन का काम रीजनल पार्टीज का भी तो रोल होगा ना। आपको तो मैच्योरिटी दिखानी होगी ना। और यदि बड़ा प्लेयर यूपी में अखिलेश है तो अखिलेश को मैच्योरिटी दिखानी होगी।
अब सब कहते हैं कि भाई इसमें संयम, कांग्रेस को संयम दिखाना होगा बिहार में। अब मुझे बताओ, संयम के नाम पे कांग्रेस क्या करे बिहार में, मुझे बताइए क्या करे बिहार में? कांग्रेस के लिए क्या है करने के लिए? ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को करना है, सरकार उसकी है। वो 19 कांग्रेस के बाहर भी चले गए तो भी सरकार गिरती नहीं। तो क्या सर नीतीश कुमार ये बात नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का हाथ पकड़ेंगे तो फिर उनका नुकसान ही है, सबसे बड़ा नुकसान है। नीतीश कुमार के एडवाइजर यदि नीतीश कुमार को ये बताते हैं कि ये सब चैनल वाले बेवकूफ है, ये उल्टा चश्मा और अशोक वानखड़े और ये सब, इनको अकल नहीं है, हम आपको बताते हैं कि अपना उधर ही फायदा है और ये आरजेडी अपनी पार्टी तोड़ रही है, तो उस डर में यदि वो उधर जा रहे होंगे तो इट्स हिज कॉल, हम क्या कर सकते हैं? ये राजनीतिक, इसके पहले भी उन्होंने डिसीजन ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी तो इसका असर सर आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं, ओवरऑल असर क्या देख रहे हैं अशोक वानखेड़े इस पर? देखिए, ओवरऑल असर ये है कि इसके लिए एडवांटेज बीजेपी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी जब इस लेवल पे जाके काम कर रही है तो इसका मतलब बीजेपी 400 पार का आंकड़ा सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी 272 के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। एक मैसेज ये भी है, तो जो विपक्ष है, ममता तो बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ी रही ना, ममता कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है भाई। बिहार यूपी में कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अखिलेश, लेकिन बीजेपी के सामने सरेंडर तो नहीं हो रहे। ताकत के साथ तो बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और कल कांग्रेस के साथ नहीं भी आए तो कांग्रेस वहां 2.25% पे है। कितना कर लेगी कांग्रेस? अखिलेश जी को कांग्रेस से ज्यादा बीएसपी में मेहनत करनी चाहिए यदि उनको यूपी से बीजेपी को बाहर करना हो तो। ये इक्वेशन उनको देखना। हम कहते कि कांग्रेस कुछ करे, अरे कांग्रेस कहीं हो तो करे ना। कांग्रेस आसाम में करेगी क्योंकि आसाम में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस कर्नाटक में करेगी, कांग्रेस तेलंगाना में करेगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वहां करेगी। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है इस गठबंधन के बाद, अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े सर, आपने समय लिया और बिहार में हुई राजनीतिक उठक पटक पर हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।